प्रवीण और सुधीर कॉलेज के जिगरी दोस्त थे। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दोनों को अच्छी नौकरी भी मिली थी, फिर भी दोनों खुश नहीं थे। मन नहीं लग रहा यार इस जॉब में। मेरा भी वही हाल है। रोज 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता हूँ, लेकिन मेरे बॉस को मेरी कदर ही नहीं है। मेरे यहाँ सब एक दूसरे की टांग खींचने में इंटरेस्टेड है। काम से ज्यादा पॉलिटिक्स में लोग टाइम वेस्ट करते हैं। इस तरह प्रवीण और सुधीर अपने अपने काम से नाराज थे। दोनों होशियार थे और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता रखते थे। कहाँ खोए हो सुधीर? ठीक से खाना खाओ। और कितने दिन ऐसे ही मुंह लटका कर रहोगे? तुम खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? माँ की बात सुन के सुधीर की आंखों में चमक आ जाती है। सच माँ, क्या आपको कोई आपत्ति नहीं अगर मैं खुद का बिजनेस शुरू करूँ? बिल्कुल नहीं। जो काम मन को खुशी दे वही काम इंसान को करना चाहिए। माँ की बात सुन के सुधीर बहुत प्रोत्साहित होता है, लेकिन थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अगले ही दिन सुधीर और प्रवीण फिर हमेशा की तरह चाय की टपरी पे मिलते हैं। सुधीर प्रवीण को बिजनेस शुरू करने की कल्पना बताता है। ये सच में बहुत अच्छा सुझाव है। अगर हम मन लगाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। हाँ यार, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों 50-50 पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं। मैं 50% पैसों का इंतजाम करता हूँ। प्रवीण की बात सुन के सुधीर खुश हो जाता है। काफी सोच विचार के बाद दोनों छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट तुम दोनों को। अच्छा मन लगाकर काम करना और खूब आगे बढ़ना। थैंक यू चाची। थैंक यू माँ। ऐसे ही 2 महीने गुजरते हैं। दुकान अच्छी चल रही है। जब प्रवीण मार्केट जाता है तब सुधीर काउंटर संभालता है, और जब सुधीर मार्केट जाता है तो प्रवीण कैश काउंटर की जिम्मेदारी निभाता है। शाम को दुकान बंद होने के बाद दोनों एक दूसरे को उस दिन का हिसाब देते हैं। ये अब उनका रोज का रूटीन हो गया था। प्रवीण, आज 4000 रुपए का बिजनेस हुआ है और 1000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए मैंने बाजू में रख दिए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने आज टोटल 20,000 के नए कपड़ों का ऑर्डर दिया है। कैश पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट था तो मैंने पेमेंट कैश से कर दिया। ओके ठीक है, बिल फाइल में लगा देना। प्रवीण बिल ढूंढने लगता है। क्या हुआ प्रवीण? बिल नहीं मिल रहा, शायद ट्रैवलिंग में कहीं खो गया है। ओह इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। दोनों शॉप बंद करके अपने अपने घर निकलते हैं। सुधीर अपने बिस्तर पे करवटें बदल रहा है। रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। क्या सचमुच प्रवीण ने कपड़ों की खरीदी की रिसिप्ट खो दी है, या वो झूठ बोल रहा है? लेकिन वो तो बहुत केयरफुल और जिम्मेदार है, उसके हाथों से रिसिप्ट खोना नामुमकिन है। सुधीर उठ जाता है और अपने तकिए के नीचे से 2000 रुपए निकालता है। क्या प्रवीण ने भी कुछ पैसे साइड में निकाले होंगे, जैसे मैंने ये पैसे चुपचाप निकाले हैं? तभी मिरर में सुधीर का अल्टर ईगो आ जाता है। बिल्कुल निकाले होंगे, तुम गलत काम कर सकते हो तो वो क्यों नहीं? नहीं, प्रवीण ऐसा नहीं कर सकता, बहुत ईमानदार है वो। ईमानदार तो तुम भी थे, फिर आज क्या हुआ? अब सुधीर के मन में द्वंद्व शुरू होता है। उसका मन उसे ही खाए जा रहा है। फाइनली थक के सुधीर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुधीर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है। उसकी आंखें और चेहरा फूला हुआ है। तभी उसकी माँ वहां आती है। बेटा क्या हुआ? कल रात ठीक से सोए नहीं क्या? चेहरे पे तनाव है तुम्हारे, सब ठीक है ना? नहीं माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने प्रवीण के साथ चीटिंग की है, उसका विश्वासघात किया है। ये क्या कह रहे हो सुधीर? हाँ माँ, मैंने कल हमेशा की तरह प्रवीण को दुकान का पूरा हिसाब नहीं दिया। सुधीर की बात सुन के उसकी माँ चौंक जाती है। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने दुकान के गल्ले से 2000 रुपए चुपचाप निकाल लिए। ओह, लेकिन तब तो तुम्हें अच्छी नींद आनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि क्या प्रवीण ने भी कभी मेरे साथ चीटिंग की होगी, आधा ही हिसाब दिया होगा, ये सोच के कि वो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और ये बात तुम्हारे दिमाग में पूरी रात घूमती रही और तुम सो नहीं पाए। ठीक कहा ना मैंने? माँ की बात सुन के सुधीर को बहुत बुरा लगता है। उसका सिर शर्मिंदगी से झुक जाता है। सुधीर, हमेशा याद रखना, जब तक किसी भी चीज में, फिर चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या तुम्हारा काम हो, तुम अपना 100% समर्पण नहीं दोगे, किसी के साथ धोखा करोगे, तो तुम्हारा दिमाग शक का दिमाग खा जाएगा। तुम्हें भी यही लगता रहेगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ 100% डेडिकेटेड या ईमानदार नहीं है, और आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। हाँ माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। आई एम सॉरी। मैं अभी जाके प्रवीण की माफी मांगता हूँ। ये कहानी है झारखंड के पाकुड़ जिले की, जहां मुल्तानी मिट्टी के पहाड़ पाए जाते हैं। जयवीर सिंह एक व्यापारी था जो पाकुड़ से मुल्तानी मिट्टी इकट्ठी करके दूसरे बड़े शहरों में बेचा करता था। हर हफ्ते जयवीर सिंह अपनी बैलगाड़ियों पर मुल्तानी मिट्टी लाद दिया करता था। सहदेव, आज से तुम भी मेरे साथ व्यापार करने चलोगे। जयवीर अपने पोते को व्यापार सिखाने लगा।
वो लोग अपनी मुल्तानी मिट्टी की बैलगाड़ियां लेकर पाकुड़ से रांची जा रहे थे। सहदेव, हम रांची पहुंचने से पहले धनबाद के बाजार में रुकेंगे। वहां जितनी हो सके उतनी मुल्तानी मिट्टी बेचेंगे और फिर रांची के बाजार में जाएंगे। ठीक है दादाजी। उनकी बैलगाड़ी धनबाद के बाजार पहुंची। वहां जयवीर सिंह ने एक व्यापारी को 10 बोरी मुल्तानी मिट्टी बेच दी। सहदेव, इन खाली बोरियों में हम यहाँ का काला नमक भर लेंगे और फिर इसे भी रांची में बेच देंगे। ठीक है दादाजी। सहदेव ने खाली बोरियों में काला नमक भरना शुरू किया। अच्छा ये बताओ, हमने बोरियों में काला नमक क्यों भरा? शायद इसकी रांची में मांग होगी। मांग इतनी तो नहीं है, लेकिन अगर हम बोरियां खाली ले जाए तो इस बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ जाएगा और इन्हें बेचकर जो कुछ भी मिल जाए वो हमारा मुनाफा ही तो होगा। समझ गया दादाजी। इसके बाद वो लोग सीधे रांची के बाजार में रुके, जहां उन्होंने सारी मुल्तानी मिट्टी की बोरियां बेच दी 10 सिक्कों के दाम से और नमक की बोरियां बेची 5 सिक्कों के दाम से। अगले कुछ महीनों तक जयवीर सिंह अपने बड़े पोते सहदेव को अपने साथ व्यापार पर ले जाया करता था। सहदेव भी व्यापार करना अच्छे से सीख रहा था, लेकिन फिर अचानक जयवीर सिंह की तबीयत खराब रहने लगी। दादाजी, आपको आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन तुम अकेले कैसे व्यापार करोगे? मैं अकेला कहाँ हूँ, छोटू है ना, और इस बहाने वो भी काम सीख जाएगा। चलो ठीक है, पर संभल कर जाना और जैसा सिखाया है वैसा ही करना। ठीक है दादाजी। अगली सुबह सहदेव और छोटू दोनों बैलगाड़ियों पर निकल पड़े। कुछ दूर चलकर छोटू, हम रांची के बाजार पहुँचने से पहले धनबाद के बाजार में रुकेंगे। और वो क्यों भैया? वहाँ जितनी हो सके उतनी मुल्तानी मिट्टी बेच देंगे। अच्छा अच्छा। दोनों भाई धनबाद में रुके और उन्होंने वहाँ 12 बोरी मुल्तानी मिट्टी बेच दी। चलिए भैया, रांची चलते हैं। अरे रुको, आधी बोरियां बिक गई है और इन आधी बोरियों से बैलों का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें बची हुई बोरियों में काला नमक भरना होगा। ठीक है भैया। दोनों भाई मिलकर बोरियों में काला नमक भरने लगे। तभी एक आदमी उनके पास आया। भाई, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें 12 बोरी मुल्तानी मिट्टी बेचनी है और उन 12 बोरियों में काला नमक भर रहे हैं। और वो क्यों? बैलगाड़ी का संतुलन बनाए रखने के लिए। लगता है तुम दोनों के दोनों बेवकूफ हो। अगर बैलगाड़ी का संतुलन बनाए रखना है तो बची हुई बोरियों को आधा आधा बांट लो। अपने बैलों पर बेकार का भार क्यों लाद रहे हो? आपका सुझाव तो अच्छा है। श्रीमान, क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं भी एक व्यापारी हूँ। शहर आया था व्यापार करने, लेकिन 2 महीने में जो कुछ भी मैं लेकर आया था वो सब का सब डूब गया। अब अपने गांव वापस लौट रहा हूँ। ठीक है श्रीमान, लेकिन हम अपने बैलों पर भरी हुई बोरियां ही ला देंगे। अजीब मूर्ख हो। वो आदमी वहां से चला गया और सहदेव और छोटू ने बैलों पर बोरियां लाद दी। वो लोग बैलगाड़ी पर सवार हो गए। भैया, हमने उस आदमी की बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि उस आदमी का सुझाव तो अच्छा था, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं थे। मतलब वो आदमी व्यापार करने शहर आया था, लेकिन उसके सारे रुपए डूब गए। मतलब उसका नतीजा गलत था। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कैसे मान ले जो खुद ही गलत हो? दोनों भाई रांची पहुंचे और वहां उन्होंने सारी मुल्तानी मिट्टी की बोरियां बेच दी। फिर कुछ देर बाद एक राज सेवक उनके पास आया। क्या तुम लोगों के पास धनबाद का काला नमक है? जी सरकार। ये लो, और सारी बोरियां सिपाहियों को दे दो। सरकार, कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं, राज पुरोहित जी ने कहा है राज यज्ञ होने से पहले पूरे राज्य को धनबाद के काले नमक से साफ किया जाए। छोटू और सहदेव बहुत ही खुश थे। सिपाही सारी बोरियां लेकर चले गए। भैया, आज तो गजब हो गया। अगर आज हम उस आदमी की बात मान लेते तो हमें ये सोने के सिक्के नहीं मिलते। दादाजी ने ही मुझे समझाया था कि किसी से भी मशवरा लेने से पहले ये जान लो कि क्या वो व्यक्ति मशवरा देने के लायक है भी या नहीं। मदन एक गुब्बारे वाला है। वो एक स्कूल के बाहर गुब्बारे बेचता है। गुब्बारे ले लो, लाल हरे नीले पीले गुब्बारे, रंग भरे और प्यारे प्यारे गुब्बारे। मदन की आवाज सुनते ही बच्चे उसकी ओर दौड़े चले आते। मुझे लाल गुब्बारा। ये लो। मुझे नीला। नीला तुम्हारा हुआ। मुझे गुलाबी गुब्बारा। गुलाबी। नहीं, हरा। ये लो गुड़िया। मदन को बच्चे बहुत पसंद थे। वो अक्सर उनसे बातें किया करता, उन्हें हंसाया भी करता था। मदन की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। मदन ने अपनी पत्नी को डॉक्टरों को भी दिखाया, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ।
मदन और माया की जिंदगी वैसे तो अच्छी थी, लेकिन उन्हें संतान की कमी हमेशा सताया करती थी। आखिर कब मैं माँ बनूंगी? फिक्र मत कर, भगवान की मर्जी रही तो जल्द ही। मदन अपनी पत्नी को तो समझा लेता था, लेकिन वो खुद भी इसी चिंता में डूबा रहता था कि कब उनकी कोई संतान होगी। अक्सर स्कूल के बाहर मदन सोचता, मेरा बेटा या बेटी इसी स्कूल में पढ़ेंगे, और ये बोलकर वो खुद ही दुखी हो जाता। जब भी मदन की माँ उनके घर आती तो वो हमेशा माया को कोसा करती थी। इतने साल हो गए शादी को, तुम अब तक मुझे पोते का मुंह तक नहीं दिखा पाई। बेटा मदन, मेरी बात मान, तू दूसरी शादी कर ले। क्या माँ, जब देखो दूसरी शादी? नहीं करनी मुझे दूसरी शादी। बच्चा ना होने के कारण मदन और उसकी माँ की हमेशा बहस होती रहती थी। मदन की जिंदगी चलती रही और वो रोज स्कूल के बाहर गुब्बारे बेचता रहा। एक दिन की बात है, मदन स्कूल में गुब्बारे बेचकर घर के रास्ते लौट रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे रोती एक छोटी बच्ची पर गई। मदन उसके पास गया। मदन ने देखा कि उस बच्ची की साइकिल की चैन उतर गई थी। उसने अपने गुब्बारे दीवार के सहारे लगाए और उस बच्ची की साइकिल ठीक करने लगा। लो, ये ठीक हो गई। लड़की ने अपनी साइकिल देखी और वो बहुत खुश हो गई। थैंक यू अंकल। मदन ने उस बच्ची को एक गुब्बारा दिया और फिर वो उसे बाय करके चली गई। ये सब एक परी देख रही थी। वो मदन के पास आई। मदन, तुमने तो उस रोती हुई बच्ची को हंसा दिया। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी बहुत दुख है। दुख तो है, लेकिन उसका समाधान नहीं है। जिस तरह से तुमने उस नन्ही लड़की के दुखों का समाधान किया, उस तरह मैं भी तुम्हारे दुखों का समाधान करूंगी। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक सुनहरा पंख प्रकट हुआ। ये लो, ये जादुई पंख है। इसे अपनी पत्नी के तकिए के नीचे रख देना, तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। मदन ने परी का धन्यवाद किया और परी गायब हो गई। मदन घर गया और उसने माया को यह सब बताया। उस रात मदन ने वो सुनहरा पंख माया के तकिए के नीचे रखा। कुछ दिनों बाद मदन माया को लेकर डॉक्टर के पास गया। मुबारक हो मदन, तुम पापा बनने वाले हो। सच में? मदन और माया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मदन ने माया का बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखा और 9 महीने बाद मदन और माया की इच्छा पूरी हुई। उनके घर एक नन्ही परी आई थी। क्योंकि तुम उस परी का तोहफा हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम परी है। मदन और माया का सपना परी ने पूरा कर दिया था, लेकिन इसकी असली वजह परी नहीं थी, बल्कि मदन की अच्छाई थी। तो दोस्तों, अच्छाई बांटने से बढ़ती है। अहियापुर गांव में पप्पू टायर वाले की टायर रिपेयर करने की दुकान थी। क्योंकि गांव में गाड़ियां कम थी, तो पप्पू का व्यापार मंदा था। इसी बात को लेकर वो हमेशा सोचते रहता था, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मेरा व्यापार भी फले फूले और मेरा जीवन भी सुखमय हो जाए। 1 साल बाद पप्पू की शादी पिंकी से हुई और वो उसे अपने घर ले आया। पप्पू बहुत खुश था, लेकिन उसे अब भी व्यापार बढ़ाने की चिंता थी। शादी के बाद पप्पू रोज की तरह सुबह सुबह दुकान के लिए निकल जाया करता था। दोपहर के समय पिंकी पप्पू के लिए खाना लेकर दुकान पर आया करती थी। एक दिन वो दुकान पे आई। हाय दैया, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे पैर में कील घुस गई है। पप्पू ने बड़े आराम से कील निकालने की कोशिश की। अरे अरे, जरा आराम से। कुछ नहीं, निकल गई। कितनी बार तुम्हें कहा है कि दुकान पर आओ तो पैरों में चप्पल पहना करो। अगर तुम्हारे पैर की जगह टायर होता तो पूरी हवा निकल जाती। ऐसे बोलते ही पप्पू को एक नया प्लान सूझा। पिंकी घर के लिए निकल पड़ी और पप्पू अपने नए प्लान के बारे में सोचने लगा। अगर मैं हर दिन 1-2 गाड़ी पंक्चर करके खुद बनाऊं तो मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, बढ़िया है। पप्पू दुकान से निकला और सीधा रास्ते पर पहुंचा, जहां रास्ता उबड़ खाबड़ था। बस यही तो मुझे चाहिए। पप्पू वहां से सीधा एक हार्डवेयर की दुकान में गया। वहां उसने कुछ कील खरीद ली। अगले दिन पप्पू सूरज निकलने से पहले ही उठा और कील लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। उसने रास्ते पर अलग अलग जगह कील डाल दिए और वहां से निकल गया। आज जब पप्पू दुकान पर पहुंचा तो वो बहुत उत्सुक था, ये जानने के लिए कि उसका प्लान चल रहा है या नहीं। कुछ ही देर में एक गाड़ी वहां आई। शायद पंक्चर है, मैं देखता हूं साहब। पप्पू ने खुशी खुशी उस टायर को खोला, पंक्चर रिपेयर किया, जिससे उसे 50 रुपए मिल गए। कुछ देर बाद एक दूसरी गाड़ी आई और फिर तीसरी। आज पप्पू को अपने प्लान पर बहुत गर्व हो रहा था।
पप्पू ने सारे टायर्स बना दिए और फिर आमदनी गिनने लगा। आज तो 200 रुपए मिले। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही मैं अमीर बन जाऊंगा। एक हफ्ते बाद गाड़ियां आना कम हो गई। लगता है सारे कील खत्म हो गए। कल वापस डालने पड़ेंगे। पप्पू ने वापस कील खरीदे और घर गया। अगली सुबह जब वो पथरीले रास्ते पर कील डाल रहा था, तभी एक गाड़ी चालक ने उसे देख लिया। अबे रुक, धोखेबाज कहीं के। वो गाड़ी चालक पप्पू के पीछे भागने लगा और उसने पप्पू को पकड़ लिया। उसने पप्पू को गांव की पंचायत के सामने पेश किया। यह आपके गांव का पंक्चर वाला धोखेबाज है। ये रास्तों पर खुद ही कील डालता है और पंक्चर निकालकर पैसे लूटता है। क्या? आज मैंने खुद इसे रंगे हाथ पकड़ा है। और ये देखिए, इसके पास ये कील की थैली भी है। वही मैं बोलूं, मेरी गाड़ी रोज पंक्चर कैसे हो जाती है? हाँ हाँ, ये धोखेबाज है। इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई। अधिक पैसे कमाने की लालच में मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो। क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। लेकिन आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम सीधा हवालात में नजर आओगे। पप्पू सरपंच के पैरों में गिर गया। अगर पप्पू ये सब ना करता तो गांव में उसकी इतनी थू थू ना होती। पप्पू के लालच की वजह से वो गांव वालों की नजरों में गिर गया। इसलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है। चेतन और गणेश बचपन के दोस्त थे और उनकी फैमिलीज भी काफी करीब थी। दोनों के पिताजी एक ही कंपनी में अच्छी खासी सैलरी पर काम कर रहे थे, लेकिन चेतन अपने पिताजी से नाराज था। क्या यार, मेरे पापा भी ना बहुत कंजूस है। क्यों, अब क्या हुआ? मैं कब से बाइक के लिए उनके पीछे हूँ, पर मानते ही नहीं। और तुम्हारे डैडी को देखो, तुम्हारी कितनी फिक्र है उन्हें। हाँ सही है, ये बस और ट्रेन के धक्के खा खा के मैं तो कब का मर जाता। चलो मुझे जाना होगा, दिव्या को घर छोड़ना है। हाय गाइस। ओह हाय दिव्या। चले गणेश। बाय चेतन। बाय दिव्या। बाय बाय गणेश। बाय चेतन। कुछ दिन बाद कॉलेज में हुए कैंपस इंटरव्यू में चेतन और गणेश को एक मल्टीनेशनल कंपनी में भारी भक्कम सैलरी की जॉब मिलती है। दोनों के घर वाले बहुत खुश होते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, खूब मेहनत करना, तरक्की करना। कुछ ही दिन बाद गणेश जॉब छोड़ देता है। वो बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। चेतन उसे मिलने उसके घर पहुंचता है। चाचा जी, गणेश ने जॉब क्यों छोड़ा? 1 महीना भी नहीं हुआ है हमें ज्वाइन किए। अरे बेटा, ये मार्केटिंग वाला जॉब, दिन भर बाहर घूमना, बाहर खाना, अलग अलग शहरों में ट्रैवल करना, गणेश को नहीं जम रहा था। उसे ऐसे भगदड़ की आदत नहीं है। उसकी तबीयत खराब हो रही थी। ओह, बहुत बुरा है। लेकिन मुझे ये जॉब इतना कठिन नहीं लग रहा है। चलो अच्छा है, खूब तरक्की करना। मुझे तो गणेश की फिक्र हो रही है। स्ट्रगल वाली जॉब मिलती कहाँ है। सोच में डूबा चेतन जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माता पिता गैलरी में तितलियों के ककून्स निहार रहे हैं। उसकी माँ ने ककून से बाहर आने के लिए तड़पती तितली को ककून से फ्री कर दिया और पिताजी दूसरे ककून से बाहर आने वाली तितली का इंतजार कर रहे हैं। आप उस तितली को फ्री क्यों नहीं करते? उसका स्ट्रगल कम कीजिए ना। देखिए मेरी तितली कैसे उड़ रही है। ठीक से देखो भाग्यवान, आपकी तितली उड़ नहीं रही, बल्कि अब जल्द ही मर जाएगी। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। खुद ही देख लो। और सच में चेतन की माँ ने जिस तितली को ककून से निकाल के उसका स्ट्रगल कम करने की कोशिश की थी, वो तितली झटपट आ रही थी और कुछ ही मिनटों में वो मर गई। चेतन की माँ दुखी हो गई। और दूसरी तरफ चेतन के पिताजी जिस तितली के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, वो तितली बड़ी मुश्किल से ककून से बाहर आ जाती है और अपने पंख फैला के अच्छे से उड़ने लगती है। ये सब उनके पीछे खड़ा चेतन देख रहा है। पिताजी, आपने आपकी तितली का स्ट्रगल कम नहीं किया, लेकिन वो बहुत अच्छे से उड़ रही है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि स्ट्रांग बनने के लिए लाइफ में स्ट्रगल बहुत जरूरी है। जब ये तितली ककून से बाहर आने की कोशिश करती है, तब उसके बॉडी का फ्लूइड उसके पंखों में शक्ति भर देता है। लेकिन तुम्हारी माँ ने जब उनकी तितली को आसानी से ककून के बाहर आने दिया, वो फ्लूइड तितली के शरीर में ही जमा रहा, जिस वजह से उसके पंख ठीक से खुल नहीं पाए और बॉडी हेवी रह गई। अच्छा, और इसीलिए वो ठीक से उड़ नहीं पाई और मर गई। बिल्कुल सही। स्ट्रगल सिर्फ प्राणियों को ही नहीं, बल्कि इंसान को भी स्ट्रांग बनाता है। किसी भी परिस्थिति में डटे रहने की क्षमता प्रदान करता है। हो, अब मुझे पिताजी की बात समझ में आ गई। कॉलेज लाइफ में किए स्ट्रगल की वजह से आज मैं ये मार्केटिंग का टफ जॉब अच्छे से निभा रहा हूँ। लेकिन गणेश, जिसे हार्डवर्क और स्ट्रगल की आदत नहीं थी, वो यही जॉब नहीं कर पाया। चेतन को अपने पिताजी की दूरदृष्टि का एहसास होता है और उसे जीवन में किए गए स्ट्रगल यानी संघर्ष का महत्व समझ में आता है।
मुकेश गोले वाला श्रीरामपुर में सबका चहीता था। बच्चे बूढ़े जवान सभी उसके आने का इंतजार किया करते थे और जैसे ही मुकेश गांव आता तो सारे बच्चे उसकी ओर भागने लगते। मुझे लाल गोला चाहिए, मुझे पीला, मुझे हरा। काका मुझे लाल और हरा दोनों चाहिए। अभी देता हूँ, ये लो। मुकेश हंसते खेलते सभी बच्चों को गोले खिलाया करता था। रोज सुबह मुकेश आइस फैक्ट्री जाता था। अरे लल्लन भैया, आज मुझे अपना वही फिल्टर किए हुए पानी वाला 10 किलो बर्फ दे दो। हाँ हाँ दे देता हूँ, लाओ 100 रुपए। क्या भैया, हर दिन दाम बढ़ाते ही रहते हो। अब मैं क्या करूँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है और पानी फिल्टर करने में भी बहुत खर्चा आता है। तुझे कितनी बार बोला है कि सस्ता वाला बिना फिल्टर किए हुए पानी का बर्फ ले ले, लेकिन तू मानता ही नहीं। नहीं भाई, चाहे मैं कम कमाऊं, लेकिन ग्राहकों की सेहत अच्छी रहना जरूरी है। अब तेरी मर्जी। मुकेश लल्लन को 100 रुपए दे देता है और 10 किलो फिल्टर किए हुए पानी का ही बर्फ खरीद लेता है। अब वहां से मुकेश गांव में गोला बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में अलग अलग जगह रुककर गोले बेचा करता था, लेकिन जहां भी वो रुकता लोग उसकी ओर दौड़े चले आते थे। कभी कभार मुकेश अपने बेटे विनोद को भी अपने साथ गोला बेचने ले जाया करता था। समय बीता गया और मुकेश बूढ़ा हो गया और अब हर दिन मुकेश और विनोद साथ ही गोला बेचते थे, क्योंकि मुकेश में गोले की गाड़ी ढकेलने की ताकत नहीं रही थी। अब लगता है कुछ दिनों में तुम्हें अकेले ही ये व्यापार संभालना होगा। बाबा, मैं तो कब से आपसे कह रहा हूँ कि आप थोड़ा आराम कर लो। अब आज का एक दिन और तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर तुम ही संभालो। वो दोनों आइस फैक्ट्री गए और वहां से बर्फ खरीदा और फिर रोज की तरह गोला बेचने निकल पड़े। मुझे एक नारंगी गोला दो। एक काला खट्टा शरबत बना दो। दिन भर घूम घूम कर थक हार के दोनों घर पहुंच गए। कल से तुम अकेले जाओगे, सब अच्छे से संभालना। हाँ बाबा, इतने दिनों से तो सीख रहा हूँ, सब संभाल लूंगा। ठीक है। अगले दिन विनोद अकेले ही गोले की गाड़ी लेकर निकल पड़ा। वो पहले आइस फैक्ट्री पहुंचा, वहां से बर्फ खरीदी और फिर गांव की ओर निकल पड़ा। उसका दिन आम दिन की तरह ही था। अगले दिन वो वापस आइस फैक्ट्री पहुंचा। मतलब अब तुमने काम संभाल ही लिया? हाँ काका, अब बाबा को आराम की जरूरत है। वो तो है। अच्छा, तेरे बाबा को समझा समझा के थक गया, लेकिन वो नहीं माना। क्या काका? यही कि सस्ता बिना फिल्टर वाले पानी का बर्फ ले, मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन वो ठहरा ईमानदार। मेरी बातें उसके कानों तक ही नहीं पहुंची। अच्छा, सस्ता वाला बर्फ कितने का है? 5 रुपए किलो। मतलब दुगना मुनाफा। हाँ, यही तो समझा रहा था उसे। ठीक है काका, आज आप मुझे वही बर्फ दीजिए। विनोद ने सस्ता वाला बिना फिल्टर किए हुए पानी का बर्फ खरीद लिया। रोज की तरह वो गांव में गोले बेचने निकल पड़ा। बच्चे जवान बूढ़े सभी ने गोले और शरबत खरीदी। विनोद खुश था क्योंकि उसका मुनाफा दुगना हो चुका था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन एक फूड इंस्पेक्टर विनोद के गाड़ी के पास आया। उसने 2 गोले खरीदे और अपनी कार में जाकर उनका टेस्ट करने लगा। इंस्पेक्टर ने उस बर्फ के पानी में बहुत सारी अशुद्धियां पाई। उसे उसमें कुछ बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया भी नजर आए। फिर उस कार से इंस्पेक्टर के साथ 2-3 पुलिस वाले उतरे। उन्होंने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। विनोद को समझ आ गया था कि क्यों उसके बाबा महंगा और फिल्टर किए हुए पानी का ही बर्फ खरीदते थे। दुगने मुनाफे के लालच में उसे सजा हो गई। इसीलिए लालच से दूर रहना ही भला है।